नमस्कार सर। सर रिसेंटली अभी देखे हैं कि अभी इलेक्शन भी सामने है और हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रहा है सर। तो बताइए टूरिज़्म, क्योंकि आप टूरिज़्म सेक्टर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो टूरिज़्म सेक्टर में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए और किस तरह का अभी प्रॉब्लम हो रहा है सर आप लोगों को? नमस्कार। जैसे कि हम सभी को पता है कि टूरिज्म इज़ द मेन सेक्टर इन अंडमान। अंडमान में सबसे ज़्यादा लोग पर्यटन से जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पर्यटन से ही जनरेट होता है और हमारा मेन जो बैकबोन है अंडमान का वो टूरिज्म सेक्टर है। तो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बार कि हमारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आएंगे या फिर जो भी पार्टी सत्ता में आएंगी वो टूरिज्म के लिए काम करेंगी। वैसे तो बहुत सारे काम हुए हैं पिछले कई सालों में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है हमको, नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उम्मीदें हैं स्टेक होल्डर्स की। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे आइलैंड्स के लिए एक टूरिज्म पॉलिसी बनना। अभी जो है बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक टूरिज्म पॉलिसी बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में जितने भी स्टाफ हैं वो सारे गेस्ट हाउसेस के लिए उनको लिया गया था, भर्ती किया गया था। तो अभी गेस्ट हाउसेस की भी कुछ अनिटकों को चली गई हैं और इनके पास नहीं है, तो ये लोग जो है उन स्टाफ्स को अभी डिफरेंट रोल्स में वो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में। फॉर एग्जांपल अभी वाटर स्पोर्ट्स जो देख रहे हैं, ही इज़ ए रिसेप्शनिस्ट बाय प्रोफेशन एंड हमारे एलिफेंट बीच के जो इंचार्ज है बीच ऑफिसर है, ही इज़ ए वेटर। तो ऐसा नहीं ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लोकल ऑफिशियल्स, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमको मोर प्रोफेशनल बंदों का भर्ती होना चाहिए और नए अपॉइंटमेंट। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म एक ऐसा चीज़ है जो, क्योंकि टूरिज्म अल्टीमेटली एक अंडमान का एक बड़ा इंडस्ट्री है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म के पीछे कहीं ना कहीं से लैक हो रहा है। हाँ, डिसिप्लिन इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमको और भी ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में भर्ती होना चाहिए, नए और पोस्ट क्रिएट होने चाहिए। जैसे स्कूबा डाइविंग एक बहुत बड़ा हमारा सेक्टर है, तो स्कूबा डाइविंग को रेगुलेट करने के लिए ट्रेंड डाइव इंस्ट्रक्टर्स या कोर्स डायरेक्टर्स आइदर इनको भर्ती करें या डेपुटेशन में लाए, बट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को चाहिए कि और पोस्ट बढ़ाए ताकि ये सारी चीज़ें सेफली और रेगुलेटेड तरीके से ऑपरेशंस चल पाए। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और भी है, अंडमान टूरिज्म एज सच इज़ ए वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन, बट और ज़्यादा हमको प्रमोशंस की ज़रूरत है। इसके लिए मार्केटिंग फंड्स की ज़रूरत है हमको। एक जैसे अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है ना, प्रियंका चोपड़ा आसाम की है, वैसे एक सेलिब्रिटी फिगर को हमको एज ब्रांड एम्बेसडर अंडमान के लिए लेना चाहिए। अंडमान को जितने भी ओवरसीज़ और इंडिया में भी ट्रैवल एग्जीबिशंस होता है, अंडमान डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेट करती थी। हालांकि पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मैं चाहूँगा कि इसको भी सीरियसली सोचा जाए और हमको प्रमोशंस की ज़रूरत है। हमको और ज़्यादा नीश सेगमेंट, अच्छे सेगमेंट के टूरिस्ट चाहिए, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को और भी फ्रंट फुट आके प्रमोशन। सर प्रोफेशनलिज्म में जैसा आप बोल रहे थे, क्योंकि अब रिसेंटली मालदीव का एक इशू आया था, जब मालदीव का केस में अंडमान का भी एक तरह का एक हैशटैग सोशल मीडिया में इंक्रीज हुआ था, बट उसको टोटली उसका क्रेडिट आके लक्षद्वीप के साइड में चले गए क्योंकि यहाँ में कोई तरह का डेवलपमेंट प्रमोशन नहीं हो रहा था। इसके बारे में बताइए सर। देखिए, मालदीव्स का इशू जो था, मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने कुछ कमेंट किया था सोशल मीडिया पे, जिसके वजह से बॉयकॉट मालदीव्स का हैशटैग चला। और क्योंकि लकीली उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए हुए थे, उन्होंने वहाँ स्नॉर्कलिंग वगैरह किया था और वो वीडियोस क्लिप्स सोशल मीडिया पे खूब पॉपुलर हुई और हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स एंड वो हो गया प्रमोशन ऑफ लक्षद्वीप। बट लक्षद्वीप जो है अभी तक फुली इक्विप्ड नहीं है, इस इतने बड़े टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, इतने टूरिस्ट को वो केटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लक्षद्वीप में बूम तो है। उसके बाद हम लोग कई जगह एग्जीबिशंस पे गए तो सभी लक्षद्वीप के बारे में पूछ रहे थे, बट लक्षद्वीप अभी भी केपेबल नहीं है इतने लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को हैंडल करने के लिए, वेयर एज अंडमान इज केपेबल। हमारे साथ एक इशू ये है कि अभी फ्लाइट्स, पोस्ट कोविड फ्लाइट के नंबर्स बहुत कम हो गए। पहले जहां 25 फ्लाइट्स आती थी, अभी 14, 15, 16 फ्लाइट्स ही आ रही हैं। तो इस गैप को भी हमको ब्रिज करना है ताकि फ्लाइट के फेयर्स जो है कम हो जाए। नाइट लैंडिंग शुरू होगा
और इंटरनेशनल फ्लाइट्स आने शुरू होंगे तो एयरफेयर्स कम हो जाएगा, जिससे हमको डेफिनेटली अंडमान टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। सर और मतलब अभी रिसेंट देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर में प्री कोविड और कोविड से पहले देखेंगे सर, कोविड से पहले एक तरह का हम लोग फ्लो एक आता था, बट ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए सर, मतलब 2 इयर्स तो कोविड से हम लोग बाहर हो गए थे, बट अभी तक का कोई तरह का उतना डेवलपमेंट, उतना फ्लो, टूरिस्ट का फ्लो नहीं दिख रहा है सर। और इसमें मेनली टूरिज्म सेक्टर में किस तरह का मतलब ग्रास रूट लेवल में सुविधा होना चाहिए सर? टूरिस्ट का फ्लो जहाँ तक है, प्री कोविड जो नंबर्स था करीब 5 लाख टूरिस्ट हर साल अंडमान आते थे। पोस्ट कोविड वो नंबर्स ऑल ऑफ अ सडन जब रिवेंज ट्रैवल शुरू हुआ था, कोविड खत्म होते ही जब लॉकडाउन में थोड़ा सा ढिलाई हुआ था, तब अचानक से ये जंप हुआ था। बट ग्रेजुअली अभी हम देख रहे हैं कि उतना फ्लो नहीं है जितना प्री पैंडेमिक नंबर्स था। इसके लिए बहुत सारे रीजन है, मैंने बताया सबसे पहला रीजन जो है लेस नंबर ऑफ फ्लाइट्स और हाई एयरफेयर। जब तक ये एयरफेयर कम नहीं होता फ्लाइट्स नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारे यहाँ पहुँचने का इकलौता जरिया है आइदर बाई फ्लाइट और बाई शिप्स, तो शिप से तो टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो फ्लाइट्स का नंबर जब तक नहीं बढ़ेगा, टूरिज्म एक स्टैग्नेंट ही हो गया है। इससे ज़्यादा बढ़ने के लिए हमको नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टूरिज्म को फ्लरिश करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अंडमान में करीब 500 से ज़्यादा टूरिस्ट बोट्स हैं, जो आईवी में, छोटे बोट से जो आईवी में चलते हैं, या फिर बड़े बोट से जो इंटर आइलैंड फेरीज भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे कोई भी छोटे बोट्स के लिए एटलीस्ट डॉकिंग फैसिलिटी नहीं है। किसी को अगर बोट में कुछ काम करना हो, पीरियडिक सर्विस करना हो या रिपेयर करना हो, तो सी शोर में बोंगा लगा के, तान के या क्रेन से उठा के करते हैं, विच आर नॉट सेफ प्रैक्टिसेस, जो बोट को भी डैमेज करता है, प्लस जो क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे आने वाले चुनाव में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं हमारे यहाँ से, वो इन चीज़ों को ज़रूर उठाए मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, कि हमारे यहाँ बोट्स का, शिप्स का डॉकिंग फैसिलिटी होना चाहिए। मरीन के पास जो इकलौता डॉकयार्ड है उसमें भी लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। मरीन का अपना DSS के अपने इतने बोट्स हैं, प्राइवेट फेरीज कई बार डिले होता है, तो कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। और ज़्यादा फैसिलिटी बनना चाहिए, स्पेशली छोटे बोट्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, जब तक नया ना बने, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उनको एटलीस्ट यूटिलाइज करने के लिए परमिशन दिया जाए। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, स्लिप डेक है, यहाँ पे न्यू व्हीकल फेरी जट्टी, जो अब तक स्पोर्ट्स फिशिंग के लिए या पैरासेलिंग बोट्स वगैरह रिपेयर वगैरह के लिए या पुलिस मरीन फोर्स यूज़ कर रहे थे, अभी रिसेंटली PMB ने उस जट्टी को भी बंद कर दिया है ना। वो जट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से फॉरेन टूरिस्ट आते जाते थे जो फिशिंग के लिए आते हैं, स्पेशली 20 साल से स्पोर्ट्स फिशिंग वाले उसको यूज़ कर रहे थे, अब उसको बंद कर दिया है फॉर रीजन अननोन। अभी क्या हो गया है, अभी या दीवार फांद के जा रहे टूरिस्ट, या तो यहाँ से समुद्र के किनारे से टूटे हुए जट्टी साइड से कहीं से चढ़ रहे हैं, विच आर नॉट सेफ, एंड ऑल्सो अंडमान के लिए एक खराब छवि जिससे दिखता है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ होते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हमारे टूरिज्म के लिए ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, IV रूल्स, जो इनलैंड वेसल रूल्स हैं, जो हमारे यहाँ पे बोट्स चलती है, छोटी बोट्स खास करके, जो नॉर्थ बे आइलैंड या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड या फिर हैवलॉक में जो एलिफेंट बीच के लिए चलती है, ये सारी बोट्स IV रूल्स के अंतर्गत आती हैं। तो IV रूल्स में एक अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, जिसको पैन इंडिया में लागू कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे हमारे भी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस है, बट वो IV रूल्स 2021 अभी तक अंडमान में लागू नहीं हुआ है। अंडमान में डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड में ये एक इशू हमेशा से रहा है, सर्वेयर्स की कमी रहती है ना। बोट वालों का हमेशा से ये तकलीफ रहा है कि उनको जट्टी फैसिलिटीज़ नहीं है, रिपेयर फैसिलिटीज़ नहीं है, IV रूल्स अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी अगर बोट्स कोई लेके आता है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, या हर साल जो उसका रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल में पहले IRS का सर्वे होता है, फिर PMB के सर्वेयर्स का सर्वे होता है। जब इतने सारे प्रोफेशनल्स ने सर्वे करके उसके ओके कर दिया होता है, फिर वो फाइल DC के पास जाता है, फिर DC रजिस्ट्रेशन। ये करीब 3-3.5 महीने का प्रोसीजर होता है। DC सर्वे मुझे लगता है DC रजिस्ट्रेशन समझ में आ रहा है कि एक बोट है तो रजिस्टर होना चाहिए DC ऑफिस में, अग्रीड फॉर द सेफ्टी।
बट सर्वे वो अननेसेसरी डिले करता है। अभी डीसी के पास इतना टाइम नहीं होता इंडिविजुअल आके हर एक बोर्ड को सर्वे करे, तो डीसी डिप्यूट करते हैं इसको पटवारी को। अब पटवारी इज नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू डू सर्वे ऑफ ए बोर्ड, स्पेशली वो सर्वे जो कि IRS के सर्वेयर द्वारा, बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड के सर्वेयर्स द्वारा किया जा चुका है। बट वो क्या होता है, उससे पटवारी के पास टाइम नहीं होता है, वो अपने लैंड इश्यूज में होता है, अननेसेसरी वो डिले होता है। उसके बाद पेपर्स फिर डीसी ऑफिस में फंसा रहता है, डीसी ऑफिस इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, बहुत सारे काम है उनके पास। इस तरीके से एक महीना डीसी ऑफिस में लग जाता है ना। अभी फिर अगर इसमें बीच में डीसी चेंज हो जाते हैं तो फिर नए डीसी को समझाना, और उनको जब तक वो समझते हैं उनका और भी वर्कलोड होता है, अननेसेसरी डिले होता है। तो ये एक चीज़ है जिसको सोचा जाना चाहिए और इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाना चाहिए जितना सिंप्लीफाई हो सके। वोट रजिस्ट्रेशंस, एक्टिविटीज़ का जो रजिस्ट्रेशंस हैं, वाटर स्पोर्ट्स इनका। एक और मुद्दा है गाड़ियों का। अभी जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल गाड़ी स्पेशली हैवलॉक एंड नील आइलैंड, स्वराजदीप एंड शहीद द्वीप में ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स को कमर्शियल परमिट मिल रहा है, टूरिस्ट परमिट मिल रहा है। अभी हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे सोलर एनर्जी या हाइड्रोल एनर्जी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उनके लिए तो लॉजिकल है कि वो चलो वो हाइड्रोल एनर्जी से अपने बैटरीज को चार्ज करके ईवी चला रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे आइलैंड्स में डीजल जनरेटर से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो डीजल जला के इलेक्ट्रिसिटी बना के उस इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज करके फिर उस बैटरी से गाड़ी चलाना लॉजिकल नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप सीधा गाड़ी में डीजल डाल के चला लो। सो ईवी का कॉन्सेप्ट अंडमान में लॉन्ग रन में हो सकता है, अभी भी देखिए फैसिलिटीज़ नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ये बोलना कि ईवी होगा तभी परमिशन मिलेगा, तो नील एंड हैवलॉक में बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें हो रही है। स्पेशली शहीद द्वीप में गाड़ियों की बहुत कमी है, ठीक है, जिसकी वजह से टूरिस्ट को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो भी आने वाले सांसद महोदय होंगे कि इस चीज़ को भी उठाए और गाड़ियों का परमिशन इमीडिएटली वो शुरू करे कमर्शियल टूरिस्ट व्हीकल्स का, एटलीस्ट स्वराजदीप और शहीद द्वीप में। इसके अलावा जो और कुछ चीज़ें हैं, कुछ नए द्वीप खुलने चाहिए स्वराजदीप, शहीद द्वीप में, या फिर एलिफेंट बीच अगर आप अभी जाके देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। तो और ज़्यादा आइलैंड्स खुलने चाहिए। जैसे ऑफिशियली पेपर में सिंक आइलैंड खुला है, बट उस कैटेगरी के बोट्स नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करके हमको ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए कि जो है नए आइलैंड्स और खुले, और जो एग्जिस्टिंग आइलैंड्स भी है जैसे जॉलीबो है, रेडस्किन है, इसमें जो सी वाटर क्रोकोडाइल्स का जो मेनस है उसको कैसे भी कंट्रोल किया जाए, तरीका ढूंढ जाए, रिसर्चर्स के साथ में बैठ के बात करें, फॉरेस्ट का पेट्रोलिंग बढ़ाए, और इन बीचेस को वंडूर हुआ, चिड़िया टापू, इन बीचेस को सैलानियों के लिए खोल दिया जाए, लेकिन पर्यटकों को इजाज़त दी जाए कि वो समंदर में उतर सके। क्योंकि हमारे यहाँ के टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए टूरिस्ट जो भी आते हैं वो समुंदर में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि उनको समुंदर में जाने के लिए अलाउ किया जाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।